प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में नीट बायो आपके लिए लेके आया है दमदार और मजेदार तरीका एनसीईआरटी पढ़ने का। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी सिलेक्शन गारंटीड है। हेलो बच्चों, माय सेल्फ आमिर सुहेल। देखो बेटा, आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी चीज डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली हर उस बच्चे के दिमाग में है जो नीट की तैयारी कर रहा है। और ये क्या बात है, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वही क्वेश्चन है कि सर हम एनसीईआरटी ही पढ़े नीट के लिए। हाँ बेटा, आप एनसीईआरटी ही पढ़ लो नीट के लिए, लेकिन ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे? आज हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि हमें नीट के लिए एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने ये शेयर किया था आप लोगों के साथ कि जब से एनटीए ने पेपर निकालना शुरू किया तब से ऑलमोस्ट 88 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, कुछ बच्चे मोर देन 85 क्वेश्चंस करके आते हैं, जो हम बोल सकते हैं एबो परफॉर्मर्स है। लेकिन बहुत सारे बच्चे 50 से 60 क्वेश्चन ही करके आते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। लेकिन दोनों टाइप के बच्चे, दोनों कैटेगरी के बच्चे एनसीईआरटी ही पढ़ के जाते हैं। तो इसका मतलब है एनसीईआरटी पढ़ के भी हमें क्वेश्चन नहीं आता है। इसकी वजह क्या है वो हम जानेंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी चाहिए। आई होप आप इस वीडियो को बड़े इंटरेस्टिंग वे से देखोगे, गौर से देखोगे और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, वीडियो को लाइक भी करोगे। चलो बेटा, एनसीईआरटी जब हम देखते हैं तो हमें एनसीईआरटी से पता चल रहा है कि ये जो पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। हम इस पूरे कंटेंट को 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेक्स्ट, डायग्राम, टेबल्स, साइंटिस्ट्स, समरी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पूरे एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो इन 6 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। और एवरी पार्ट, इन 6 में से 6 के 6 पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला पार्ट जो है दैट इज डायग्राम। अगर हम एनसीईआरटी की डायग्राम देखेंगे, ये कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे डायग्राम्स टेक्स्ट से रिलेटेड है। आपने टेक्स्ट पढ़ लिया, आप डायग्राम देखोगे तो आपको जल्दी समझ आता है कि हाँ, टेक्स्ट ये बताना चाहता है, तो हाँ, आप जल्दी ग्रैस्प करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्फोलॉजी का चैप्टर आपने पढ़ा होगा। मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, इनफ्लोरेसेंस, फ्लोरल डायग्राम्स, इनका टेक्स्ट डायरेक्टली लिंक है डायग्राम के साथ। अब कभी कभी डायरेक्ट पिछले साल के पेपर्स देखते हैं तो डायरेक्टली डायग्राम से सवाल लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2013 की नीट में एक क्वेश्चन आया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। उसमें डायरेक्टली डायग्राम दी गई थी कि आप ये A to D लेबल्ड पार्ट है, इनको आइडेंटिफाई कर लो। अगर हम जेनेटिक्स देखेंगे, जेनेटिक्स में कई 2-4 एक्सपेरिमेंट्स है, लाइक हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफ्ट्स एक्सपेरिमेंट है, मेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है। इन एक्सपेरिमेंट्स पे अक्सर बेशतर क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इन
एक्सपेरिमेंट्स की डायग्राम देखोगे तो आप आराम से वो क्वेश्चन लगा सकते हो। हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर की बात करें तो उनमें कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, लाइक दतूरा है, कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल है, मॉर्फ्यून है, ओपियम है। क्वेश्चन उनकी प्रॉपर्टीज पे दिए गए हैं। ना कभी कभी क्वेश्चन क्या है, डायग्राम को देख के क्वेश्चन बनाया जाता है। लाइक नीट 2017 में क्वेश्चन आया कि रिसेप्टर साइट्स जो है, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर लोकेटेड ऑन, इसका है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आंसर है। तो ये डायरेक्टली दिया गया है, उठाया गया है ये क्वेश्चन डायग्राम से। तो इसका मतलब है डायग्राम से भी क्वेश्चन, डायग्राम उसको देख के क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं ना। कुछ डायग्राम्स के नीचे अगर आप पूरे एनसीईआरटी देखोगे, कुछ डायग्राम्स के नीचे टेक्स्ट दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। कई बार उस टेक्स्ट से क्वेश्चन लिया गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में एक डायग्राम है पीबीआर 322 की। पीबीआर 322 के नीचे टेक्स्ट दिया गया है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था आरओपी स्टैंड्स फॉर। आरओपी क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरओपी? यह है प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है बेटा, तो ये था डायग्राम उसके बारे में। तो हमें क्या करना है, हमें डायग्राम उसको बड़े अच्छे से, जहां कहीं पे भी डायग्राम दी गई है उसको बड़े अच्छे से हमें रीड आउट करना है। पूरा एक एक पॉइंट हमें डायग्राम का ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद है टेबल ना। बहुत सारे टेबल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो। अगर हम लिविंग वर्ल्ड देखेंगे, लिविंग वर्ल्ड में टेबल 1.1 ही दिया गया है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स 2-4 और उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मैन, मैंगो, हाउस फ्लाई, वीट। तो वीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली वीट पे क्वेश्चन गया, तो डायरेक्टली टेबल से क्वेश्चन लिया गया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी पे दिया गया है क्वेश्चन, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तो क्वेश्चन डायरेक्टली 2008 में आया था, फ्लाइजलाइज एब्सेंटेन, रेड एल्गी। ठीक है बेटा, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट पे एक टेबल दिया गया है, जिसमें से पिछले साल के पेपर अगर देखेंगे एक क्वेश्चन आया है, कौन कैल्विन इज। बहुत पेपर्स में ये क्वेश्चन आया भी और 2019 में ये रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन, कौन कैल्विन, ये लैक्टिन है। तो इस कौन कैल्विन पे क्वेश्चन तो डायरेक्टली कहां से लिया गया है, टेबल से क्वेश्चन लिया गया है। अब कुछ टेबल्स अगर आप देखोगे कि वो कुछ टेबल्स पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, कुछ टेबल्स पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम आपने पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम पे लास्ट पे एक टेबल दिया गया है जिसमें तमाम जो फाइलर्स है उनके जनरल कैरेक्टर्स, यूनिक कैरेक्टर्स दिए गए हैं। किसमें कौन सा कैरेक्टर, सेगमेंटेशन कहां से आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट सीलोमिक फाइलम, फर्स्ट सीलोमिक एनिमल्स। तो जो भी कैरेक्टर्स पे आज तक क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो टेबल से निकले हैं। तो हमें पता लग रहा है कि हाउ मच इंपॉर्टेंट आर दीज टेबल्स। हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमें तो एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन जब एग्जाम दिया तो हमें पता लग रहा है कि हमें कुछ आता ही नहीं है एग्जाम में, हमने तो लाइन पढ़ी ही नहीं है। वजह क्या है? वजह, रीजन ये होता है कि हम ये चीजें स्किप करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। इसके बाद और एक एस्पेक्ट है एनसीईआरटी में, दैट आर साइंटिस्ट्स।
एनसीईआरटी में 38 चैप्टर्स है एंड दीज 38 चैप्टर्स दे आर डिवाइडेड इनटू 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स में इनको डिवाइड किया गया है। हर किसी यूनिट के स्टार्टिंग में किसी न किसी साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है, डेफिनेटली जिक्र किया गया। आप देख लेना एनसीईआरटी उठा के। अब क्या ये इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का चैप्टर उठाएंगे तो उसके टाइटल में स्टार्टिंग में वॉटसन एंड क्रिक का जिक्र किया गया है। तो एक क्वेश्चन क्रिक पे पूछा गया था कि ही इज वहां पे लिखा है एक लाइन, ही इज अ मैन ऑफ फिजिक्स, तो यही क्वेश्चन आया था। समरी हर टेक्स्ट के लास्ट में समरी दी गई हुई है। लास्ट पे अगर आप कोई भी चैप्टर देखोगे तो लास्ट पे समरी कंक्लूड किया गया है। हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जो टेक्स्ट में है वही समरी में भी है और वैसे वही होता भी है, लेकिन कहीं पे हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं समरी में जो टेक्स्ट में नहीं है। फॉर दैट रीजन समरी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमें समरी जरूरी पढ़नी है लाइन टू लाइन। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समरी देखोगे, लास्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की समरी, वहां पे एक डेफिनेशन दी गई है इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी की एक एग्जॉस्ट डेफिनेशन दी गई है कि इनफर्टिलिटी इज inability to produce child even after 2 years of unprotected sex। unprotected, वहां 2 years लिखा गया है। अगर आप बाकी बुक्स देखोगे ना तो वहां पे 1 year लिखा गया है, और अगर आप टेक्स्ट उठा के देखोगे इसी का इनफर्टिलिटी का तो वहां पे ईयर नहीं दिया है, वहां पे ईयर। तो अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि ये 2 years है, 1 years है, 3 years, तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि मैं 1 years लूं, क्योंकि बुक्स में 1 years है अक्सर बेशतर, लेकिन एनसीईआरटी के इस समरी में 2 years दिया गया है। तो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है 2 years, न कि 1 year और 3 year। तो बेटा आपको समरी भी बड़े अच्छे से हर किसी चैप्टर की बड़े अच्छे से पढ़नी है। वन मोर जो एस्पेक्ट है एनसीईआरटी का, दैट इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर किसी चैप्टर के लास्ट पे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी ने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आपको जरूरी डेफिनेटली लगाने, क्योंकि उससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बेटा शेयर किया था आपके साथ कि आप क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो लाइन टू लाइन, फिर बंद कर रहे हो, फिर बोल रहे हो हमने तो पढ़ ली। तो हमें क्या करना है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन? एनसीईआरटी पढ़ ली, लेक्चर सुन लिया, टीचर के नोट हमने देख लिए, उसके बाद हमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस लगाने हैं। तो हमें पता लगेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या हम वो पूरा एनालाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब लास्ट में जो मेन बॉडी है एनसीईआरटी कंटेंट का, दैट इज द टेक्स्ट। तो बेटा टेक्स्ट जो मेन बॉडी है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन अगर देखे जाए तो टेक्स्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन दिए गए हैं, लाइक डायरेक्टली टेक्स्ट की लाइन आई है। अब कभी कभी टेक्स्ट से कंक्लूड किया गया हुआ क्वेश्चन निकलता है। अब यहां पे एक बात आप याद रखना बेटा, आप जब भी एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ोगे तो वो पैराग्राफ्स में दिया गया है, पूरा ऊपर से नीचे तक पैराग्राफ है। तो आप ये टेक्स्ट कैसे पढ़ोगे? आप इस पूरे पैराग्राफ को पॉइंट्स में लिखोगे, आप इनसे मेन पॉइंट निकालोगे। ये फर्स्ट काम आप करोगे। सेकंड वर्क जो आपको करनी है, आप एक माइंड चार्ट बनाओगे दिमाग में। आपने क्या पढ़ लिया उसका एक माइंड चार्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस टेक्स्ट में मैंने
ये कॉन्सेप्ट ग्रैस्प किया, या इस टेक्स्ट को मैं, इस चैप्टर को मैं ऐसे ऐसे याद कर सकता हूं, याद रख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम, बच्चा सुन के ही डर जाता है, पूरा एनिमल किंगडम रट लिया, ये रट लिया, ये कैरेक्टर रट लिया, लास्ट में जब क्वेश्चन आया वहां पे आंसर कुछ देना था और आंसर दे दिया कुछ। लाइक अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं, बेटा अर्थवर्म का लार्वे क्या है, तो कोई ट्रमेटोडा से आंसर लेके आता है, कोई मिरासिडियम, कोई सरकेरिया, कोई प्लैन्यूला। लेकिन जब मैं बोलता हूं बेटा अर्थवर्म का तो लार्वे नहीं है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो फिर बच्चा ऐसे मैं तो पढ़ के आया था, फिर भी कंफ्यूजन। तो माइंड चार्ट कैसे बनेगा पूरा? अगर हम एनसीईआरटी का चैप्टर उठा के, एनिमल किंगडम का चैप्टर उठा के देखेंगे तो बेटा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, जो हमारे दिमाग में बननी चाहिए। फर्स्ट, जनरल कैरेक्टर, यूनिक कैरेक्टर जो है, जिसके लिए आपके पास टेबल भी एनसीईआरटी ने दिया है। सेकंड, आप देख लो कि एनसीईआरटी में कितने एग्जांपल्स दिए हैं, पूरे नॉन कॉर्डेटा से लेके कॉर्डेटा तक, इनवर्टिब्रेट से लेके वर्टिब्रेट तक, ऑलमोस्ट 105-106 एग्जांपल्स दिए हैं। 54 इनवर्टिब्रेट में और ऐसे कुछ 51-52 है कॉर्डेट के, वर्टिब्रेट के। तो ये 105-106 ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें टोटल बनते हैं। तो बेटा एग्जांपल्स को आप एनसीईआरटी की पूरे एग्जांपल्स को लिख लो, जिनका कॉमन नेम है, क्योंकि कॉमन नेम भी पूछे जाएंगे, तो उनका कॉमन नेम लिख लो। और उनके बारे में अगर कुछ लार्वे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पे फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर कोई है, बाकी सारे मैराइन है, जैसे हाइड्रा के बारे में है वो खुद फ्रेश वाटर है, ठीक है, स्पॉन्जिला जैसे फैमिली जो फ्रेश वाटर है, तो वो पॉइंट्स आपके दिमाग में अलग से बनेंगे। हाँ, हमारे पास एग्जांपल जितने हैं इनमें कॉमन नेम ये है। फिर थर्ड पार्ट इसका बनेगा लार्वे। फाइलम फर्स्ट से लेके पॉरिफेरा से लेके पूरा जब हम आएंगे ऊपर तक कि कितने 2 या 2.5 पेजेस के आपके बनेंगे कि कुछ लार्वे आते हैं हमारे इसमें, कि इस फाइलम का ये लार्वे, इसका ये लार्वे। तो ये 3 पार्ट्स में आपने अपने माइंड में एक चार्ट बना लिया कि एनिमल किंगडम हमें इन 3 पार्ट्स, इन 3 स्फीयर्स पे मुझे याद रखना है। तो इससे क्या होगा, आपके जहन में आसानी। और बेटा आप देख लोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस जब आप करोगे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी, ये एनिमल किंगडम से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो इन्हीं 3 स्फीयर से आया है। तो ये माइंड चार्ट बनाना अपने दिमाग में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और वाइल रीडिंग टेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि वहां एनसीईआरटी ने कुछ गैप दिया है, लाइन गैप दिया है। इसका मतलब है उनको पता है कि यू नीड एक्सप्लेनेशन। तो वाइल रीडिंग टेक्स्ट ऑफ एनसीईआरटी आपको कहीं सारी जगहों पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, कहीं से आपको कंसल्ट करना होगा। तो वो स्पेस जो दी गई है ना, वहां पे आपको नोट करके रखना है। आपने नोट करके रख लिया यहां पे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, तो फिर आपने कहीं या वहां पे रख लिया या कहीं और जगह पे आपने नोट करके रखा। तो अगली बार जब आप आओगे, रिवाइज करोगे टेक्स्ट, तो आपको पता चलेगा, आपको माइंड में कहा यहाँ पे मुझे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, मैंने वो इस जगह पे नोट करके रखी है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, एक सेंटेंस लिखा है इसमें बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post fertilization developments। एल्गी के बारे में लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization developments। ये रोडोफाइसी से दिया है। इससे आगे लाइन में लिखा है फ्लैजिला इज एब्सेंट। अब इनमें रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट है, लेकिन यहां लिखा है oogamous। अब oogamous के डेफिनेशन उठा के अगर हम देखेंगे तो हमें oogamous की डेफिनेशन की, ये जो मेल गेमीट है इट इज स्मॉल एंड मोटाइल। लेकिन अगर हम एल्गी में देखेंगे, अब हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फिर गलत है। तो आप वहां पे नोट करके लिखोगे कि वहां फीमेल गेमीट है बड़ा है, मेल गेमीट जिनको स्पर्मेटिडिया बोल रहे हैं वो वेरी स्मॉल है,
ठीक है बेटा। तो टू गेमीट्स जो है दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट, साइज में डिफरेंट है, तो ओगेमस हो गया। और रेड एल्गी यूजुअली एक्वेटिक है, तो वाटर करंट्स के थ्रू गेमीट्स आते हैं, सो दे आर मोटाइल, सेल्फ मोटाइल नहीं लेकिन वाटर करंट्स के थ्रू आते हैं, तो ये ओगेमस बन गए, आपने लिख लिया एक्सप्लेनेशन में। फिर लास्ट में इसके बाद इसे दिया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। क्या इनमें फिर फर्टिलाइजेशन होती है जो हम अक्सर देखते हैं क्लीवेज विलेज डेवलपमेंट्स? नहीं। फिर उसके बाद जब इन व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट माइटोसिस करके फिर से जाइगोट बनाता है, फिर मियोसिस होके वो स्पोरस बनाता है, फिर स्पोरस क्या बनाते हैं? स्पोरस एक मेन एल्गी की बॉडी बनाते हैं। तो इसको एनसीईआरटी ने लिखा है क्या? पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। तो ऐसी एक्सप्लेनेशन आपको कहीं जगह पे जरूरत पड़ेगी। एक लास्ट पॉइंट आपके लिए कि कुछ वर्ड्स दिए हैं एनसीईआरटी ने, कुछ वर्ड्स जिन पे आपको बहुत स्ट्रेस से ध्यान देना है। कुछ वर्ड्स है लाइक, आप वो नोट करके रख लीजिए बेटा, मोस्ट है, जनरली है, समटाइम्स है एंड एक्सेप्ट। ये कुछ तीन चार वर्ड्स है, मोस्ट, जनरली, समटाइम्स, एक्सेप्ट, जो एनसीईआरटी मेंशन करता है। अब ये वर्ड जो है विद रिस्पेक्ट टू नीट एग्जाम ये काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दे आर जनरली मैराइन, दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिक। स्पॉन्जेस के बारे में, पॉरिफेरा के बारे में, दे आर जनरली आ गया यहां पे, दे आर जनरली मैराइन। इसका मतलब है ये जनरली मैराइन है, सारी नहीं है। ऑल आर मैराइन है ना, नहीं है, ये जनरली मैराइन है। मोस्टली एसिमेट्रिक, ये मोस्टली एसिमेट्रिक है। क्या है? मोस्टली एसिमेट्रिक। इसका मतलब सारे साइकन जो है, साइकन तो रेडियली सिमेट्रिकल है, तो ये पूरे क्या है? ये पूरे एसिमेट्रिक नहीं है। तो इन वर्ड्स को, अच्छा एक क्वेश्चन आया था, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिज्म, मोस्ट एबंडेंट लिविंग वर्ल्ड में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया आंसर है इसका। तो बेटा हमें यहां क्या पता लग रहा है कि एनसीईआरटी का एक एक पार्ट एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक पार्ट एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 6 के 6 पार्ट जो हमने यहां थोड़े से डिस्कस किए, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये 6 के 6 पार्ट बड़े एग्रेसिवली, बड़े इंटेंसिवली पढ़ने हैं। इन पे क्वेश्चंस लगाने हैं, इन पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, इन पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, इनकी डाउट कॉपी बनानी है, इनकी माय एरर्स इन बायोलॉजी कॉपी बनानी है, ताकि जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन, अप टू 88 क्वेश्चन आप वहां करके आओगे बायोलॉजी में। बेटा आई होप आपको आज का वीडियो बड़ा पसंद आया होगा, एंड जो हमने यहां पे शेयर किया आपको इससे काफी फायदा मिलेगा, और आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे बहुत से वीडियोस आ रहे हैं, कुछ हार्ड टॉक्स आ रहे हैं, हमने और टीचर्स को भी बुलाया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लाइक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, कि आप कैसे नीट की तैयारी करोगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपके क्या एरर है। कुछ एक्सपर्ट्स को हमने और लाया है, उनसे हम बात कर, वो भी बना रहे हैं, तो हम वो वीडियोस भी आपके लिए पेश करेंगे चैनल पे। और बायोलॉजी में मैं काफी सारे वीडियो बना चुका हूं, जो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल जो मेन टॉपिक्स है जहां पे बच्चा अक्सर गलती कर बैठता है, एवोल्यूशन है, एनिमल किंगडम है, बायोटेक्नोलॉजी है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस है, बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है बेटा। तो ये सारे वीडियोस आप देखते रहे और आप जम के तैयारी करते रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।